क्या वहां बारिश हो रही है जहां पर आप हो? क्या वहां हवाएं गरज रही हैं? क्या आपके सर पर काले बादल मंडरा रहे हैं? क्या पूरे आसमान में बिजली चमक रही है जो इतनी तेज गड़गड़ाहट पैदा कर रही है कि आपकी हड्डियां हिल रही हैं? नहीं। तो फिर यह सब पूछना जायज था क्या? बिल्कुल था, क्योंकि किसी भी समय पर दुनिया भर में लगभग 2000 तूफान भड़क रहे होते हैं। और हालांकि प्रकृति के ये नज़ारे कभी भी आकर्षक होते हैं, लेकिन इन भयानक तूफानों में कभी कभी फंसना बहुत ही महंगा हो जाता है। ऐसे कुछ तूफान आए हैं जिन पर विश्वास करने के लिए उनको देखना जरूरी है। तो दोस्तों, एक कार को हवा में उठाने वाले शक्तिशाली हवाओं के तूफान से लेकर ऐसे बवंडर तक जो अचानक कहीं से प्रकट हुए हैं, और एक राजमार्ग को उलट पुलट करने तक का समय आ चुका है। आप खुद को सुरक्षित कर लो, क्योंकि हम कैमरा में कैद हुए कुछ डरावने तूफानों पर एक नजर डालने वाले हैं। अगर कोई तूफान आपकी दिशा में आगे बढ़ रहा है तो सलाह ये रहेगी कि आप किसी शेल्टर की तलाश करो या नीचे झुक जाओ और इसके गुजर जाने का इंतजार करो जब तक कि आप खतरों के खिलाड़ी ना हो। ये लोग तूफानों को बारीकी से देखने के लिए प्रकृति के चेहरे पर हंसना पसंद करते हैं और डेटा को कंपाइल करने के लिए उनकी विशेषताओं पर नजर रखते हैं। साथ ही अपनी शक्ति का अनुभव भी करते हैं। हालांकि अपने आप को उन हवाओं के बीच में लाना जो प्रति घंटे की रफ्तार से सैकड़ों मील तक पहुंच सकती हैं, मुझे लगता है ये शौक पालना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जैसा कि जोएल फ्रैंको और उनके तूफान चेजर दोस्तों ने इसी शौक के साथ सितंबर 2022 में तूफान इयान के दौरान कैटेगरी 5 के तूफान के साथ मुलाकात की। जी हाँ, ये वो आदमी है जो ऐसे तूफान के खिलाफ खड़े होने का प्रयास कर रहा है जो 150 मील की प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। शौक के लिए ऐसा करना बेवकूफ़ी का काम है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हवाएं कितनी तेज़ होंगी, क्योंकि आपने देखा कि उन्होंने पहले ही इस स्टॉप साइन बोर्ड को उड़ा दिया। इसका अनुभव करने के बाद वे आखिर ठीक ठाक इन हवाओं से बाहर आ गए। यार, जहाँ तक शौक की बात आती है ना, तो वह हम में से बाकी लोगों की तरह ही यूट्यूब पर जाकर वीडियो गेम खेलने से क्यों संतुष्ट नहीं हो सकते। पर अब तेज गति वाली हवाएं, बिजली की चमक और बारिश की विशाल बूंदें सभी एक साथ मिलकर एक डरावनी तूफान का कॉकटेल बना सकती हैं। लेकिन एक चीज जो हर कॉकटेल को पूरा करने के लिए जरूरी होती है, जी हाँ, वो है बर्फ। टेक्सास इस बात को अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि यहाँ कभी कभी तूफानों का परिणाम ओलों में बदल जाता है और ओले ओले हो जाता है। जी हाँ, ये किसी इंसान का काम नहीं है जो इस तालाब में पत्थर फेंक रहा है। वे छोटे विशाल ओलों की तेज रफ्तार से बरसने के कारण लहरें उठ रही हैं। यह बात है जून 2023 की, जब ओलों की बारिश बहुत ही हल्की शुरू हुई थी और फिर एकदम से अचानक बर्फ के विशाल पत्थर इस पुल पर हमला करने लग गए। यह पता चला कि इनमें से कुछ टुकड़े इतने बड़े थे कि वे गोल्फ की गेंदों के बहुत ही करीब थे और वे इतने तेजी से बरस रहे थे कि उन्होंने इस पड़ोसी का नुकसान बहुत कर दिया, क्योंकि उन्होंने रोशनदान, सौर पैनल और कारों को तोड़ दिया था। इसने पेड़ों की भी ट्रिमिंग कर दी थी भाई। लेकिन आखिर ओले, जो आमतौर पर मटर के आकार के होते हैं, इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? खैर, ओले गरजने वाले बादलों में बनते हैं जिनके एंड गर्म हवा के बहुत सारे शक्तिशाली अपड्राफ्ट्स मौजूद होते हैं। ये पानी की बूंदों को बादल के टॉप तक ले जाते हैं, जहां इतनी ठंड होती है कि वे जम जाती हैं, और जैसे ही वे पानी के दूसरे मॉलिक्यूल से टकराते हैं वे आपस में जुड़कर जम जाते हैं, जिसके कारण उनका आकार बड़ा हो जाता है। और तूफान जितना शक्तिशाली होगा, ओले भी उतने बड़े होंगे। आखिरकार ये ओले इतने भारी हो जाते हैं कि अप ड्राफ्ट के लिए इनको संभालना मुश्किल हो जाता है और ये धरती पर गिर जाता है। 4 इंच से ज़्यादा डायमीटर वाली कोई भी चीज़ जब इतनी ऊंचाई से गिरती है तो उसको टर्मिनल वेलोसिटी 100 मील प्रति घंटे तक पहुंचती है। जब आप अपने घर के अंदर सुरक्षित हैं तो ऐसी चीज़ से प्रभावित होने का जोखिम बहुत ही कम होता है। लेकिन उस महीने की शुरुआत में जब टेक्सास में एक और भयानक ओला तूफान आया तो सड़क पर चलने वाले कुछ ड्राइवर इतने भाग्यशाली नहीं रहे। कम से कम वे अपनी कारों में थे। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में मौसम एक पल में बदल सकता है। जैसे कि ये वर्कर अपने काम से ब्रेक लेने के लिए बाहर आ गए थे,
तभी वे इस तूफान के साथ अचानक 2020 में टकराए। जैसा कि टेक्सास में होता है, यहाँ भी तूफान बहुत शक्तिशाली साबित हो सकते हैं, जिनका परिणाम ओलों की बारिश में बदल जाता है, जिसके कारण पूरे देश को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो भाई, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पहले से ही इतनी डरावनी चीजों से भरा हुआ नहीं था। खैर ठीक है, अगर आपको इन दो में से एक को चुनना हो, 150 मील प्रति घंटा वाली हवाओं में फंसना या गोल्फ बॉल के आकार के ओले गिरने के बीच फंसना, तो आप क्या चुनेंगे? हवा के लिए लाइक बटन और ओलों के लिए सब्सक्राइब बटन हिट कर लो। कर दिया? बढ़िया। चलिए देखते हैं आगे हमें कौन सा फुटेज मिलने वाला है। अगर आप भी कभी खराब मौसम के दौरान किसी खुली जगह पर फंस जाते हैं, तो एक चीज है जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, एक पेड़ के नीचे बैठना। हालांकि ये आपको भीगने से बचा सकता है, लेकिन अगर पेड़ हवा से हिल जाता है, ओलों से गिर जाता है, तो आपको शाखाओं के गिरने का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर फ्रीजिंग बारिश का मामला हो तो ये खतरा 100 गुना बढ़ जाता है। फ्रीजिंग बारिश वो बारिश होती है जो जमीन या ठोस वस्तुओं से टकराने पर जम जाती है और उन पर बर्फ की परत चढ़ा देती है। मेरा मतलब है वो दिखने में बहुत सुंदर लग सकती है। एक पेड़ की शाखाओं पर इससे ज्यादा शानदार और क्या चीज हो सकती है कि वो चमक रहा हो, है ना? खैर, बर्फ का भी वजन होता है, और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब पूरे पेड़ को बर्फ की इतनी मात्रा से लपेट लिया जाए या वो धीरे धीरे बैंड हो रहा हो, तब क्या होता है? जी हाँ, यहाँ पर एक संकेत है, देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये बारिश पूरे पेड़ों को तोड़ सकती है। हालांकि ये सुनने में आपको अजीब और अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन इसकी चपेट में आना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आप फोरकास्ट के अनुसार फ्रीजिंग बारिश देखें, पेड़ों से दूर रहने वाली बात याद रखें, जब तक कि जमी हुई पेड़ की गिरती हुई शाखा की चपेट में आने का आइडिया आपको अच्छे समय का संकेत ना लगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसौरी स्टेट कुछ चीजों के लिए जानी जाती है। इसकी एग्रीकल्चरल कौशल, इसकी बारबेक्यू और दुर्भाग्य से इसके बवंडर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हर साल औसतन लगभग 45 बवंडर आते हैं। ये अमेरिका के बवंडर हॉटस्पॉट में से एक हैं। लेकिन यहाँ का एक तूफान जो वेंट्सविले में मई 2021 में आया था, वे अपने बवंडर के लिए ज्यादा खतरनाक तो नहीं था, लेकिन इसकी बाढ़ और उस पर अचानक आने वाली बाढ़ इस क्षेत्र में भयंकर तूफान ले आई, जिसके परिणाम स्वरूप कई दिनों तक यहाँ पर भारी बारिश हुई थी। बारिश, जैसा कि आप ये सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, जो फ्यूचर स्टार्स एकेडमी के कैमरा में कैप्चर हुई थी, जब वे डे केयर क्लासरूम के बाहर छोटी सी सीढ़ी बना रहे थे, तभी ये सब अचानक से हो गया। वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जब ये घटना घटी तब वहां आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। लगभग सैकड़ों गैलन गंदा रुका हुआ पानी, जो कई दिनों से वहां पर इकट्ठा हो रहा था, एकदम से बरस पड़ा, जिससे कमरे के केंद्र में एक टेम्पररी भंवर बन गया, जो इतना मजबूत था कि इसने अपने साथ घर का सारा सामान, जैसे टेबल, बुक शेल्फ और यहाँ तक कि बेचारे मिस्टर पांडा को भी बहा दिया। एक बच्चे के खिलौनों को भंवर में बहते हुए देखना जितना दुखद है, मुझे उतनी खुशी हो रही है कि वहां पर कोई आप जानते हैं ना, बच्चा नहीं था। अगर इस फिल्मों ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि बैंक में घुसने के लिए आपको एक पूरी पार्ट की जरूरत होती है। तुम्हें जरूरत होती है एक चेहरे की, एक घोटालेबाज की, एक चोर की, एक हैकर की, एक अच्छे लड़के की। मुझे इन सभी के टाइटल याद नहीं आ रहे भाई, लेकिन सौभाग्य से मुझे उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके बजाय सिर्फ टोर्नेडो को किराए पर ले सकता हूँ। एक बाउंडर ये काम अकेले कर सकता है। प्रूफ चाहिए? बताता हूँ। 2021 में वापस आते हैं। हम मेफील्ड केंटकी की बात कर रहे हैं, जहां पहली नेशनल बैंक शाखा है। रात के 9:28 हो रहे हैं। शाखा पूरी तरह से बंद है। सामने के दोनों दोहरे दरवाजों को कसकर सील कर दिया गया है और वहां कुछ कैमरों के अलावा कोई सुरक्षा नहीं है। तभी कुछ हलचल से लाइट सेंसर चालू हो जाते हैं। वहां पर कोई नहीं है और ठीक 30 सेकंड के बाद बैनर हिलने लगते हैं, जैसे कि वे हवा की जब्त में आ गए हों। लेकिन कैसे? सारे एसी बंद हैं, सभी दरवाजे और खिड़कियां भी बंद हैं। जो भी बैनर के हिलने का कारण था, अब वे दीवारों पर लगे सामान को भी हिलाना शुरू कर देता है। अचानक ठीक उसी समय पर मेन बिजली कट जाती है, सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और फिर एक बवंडर दरवाजे को तोड़ देता है, कांच को चकनाचूर कर देता है। कमरे के अंदर एक क्रिसमस ट्री घुस जाता है, जो उसका सिग्नेचर मूव था, और जगह को तबाह करके आगे बढ़ जाता है। अजीब बात यह है कि उसने कोई भी कीमती सामान नहीं लिया।
ऐसा लग रहा था कि वो उस जगह को सिर्फ नष्ट करने से ही संतुष्ट था। और अब आप सभी मेरी नई बैंक डकैती योजना में शामिल हो गए। हाँ, अरे क्या किसी के पास बवंडर का नंबर है तो बताओ। क्या आप एक ड्राइवर हैं? अगर हाँ तो आप भारी बारिश या बर्फ में गाड़ी चलाने के बारे में कैसा महसूस करते हैं? ये देखने में सक्षम ना होना बहुत ही बुरा है कि आप जा कहाँ रहे हैं। लेकिन हालांकि बारिश और बर्फ आपकी नजर को थोड़ा धुंधला कर सकते हैं, लेकिन वे धूल भरी आंधी की तुलना में कुछ भी नहीं है। यार ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग सूप के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हो। इस तरह की धूल भरी आंधियां तब आती हैं जब बहुत ज्यादा भूमि वाला इलाका किसी वजह से बहुत ज्यादा सूखी स्थिति से गुजर रहा होता है, जिसके बाद जब तूफान आता है तो इसकी तेज हवाएं सभी के सूखे हुए ढीले तलछट को उठा लेती हैं और अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। विशेष किस्म की इस धूल भरी आंधी का आगमन फीनिक्स शहर में हुआ था। जो बात है अक्टूबर साल 2022 की। इस तूफान की हवा में इतने ज्यादा तलछट थे कि इससे कई स्थानों में देखने की विजिबिलिटी को 0 फीट पर भी कम कर दिया गया था, जो कि आप गाड़ी चलाते समय बिल्कुल सुनना नहीं चाहेंगे। टेक्सास में एक अलग किस्म की मिड डे की धूल भरी आंधी ने फरवरी 2023 में हाईवे पर देखने की विजिबिलिटी को सीमित कर दिया, जिससे सड़क को देखना मुश्किल हो गया और सारी चलने वाली कारें पूरी तरह से अदृश्य हो गईं। इस धूल भरी आंधी में गाड़ी चलाने का विचार, जिसमें कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, मुझे भैया अंदर से डरा देता है। लेकिन इन दोनों घटनाओं की तुलना शायद ही हम इस घटना के साथ कर सकते हैं, जो कि ब्रेंट रोज के साथ 2017 में हुई। वह आराम से गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक उसकी विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अचानक किसी धुंध ने घेर लिया हो। लेकिन आगे जो हुआ वो बहुत ज्यादा बुरा था। Oh my God. ब्रेंट जो कैलिफोर्निया में था, अनजाने में अपनी गाड़ी गस्टनाडो के अंदर ले गया। ये जमीन पर तेज गति से चलने वाली हवा का एक धूल शैतान भरा भंवर जैसा होता है, जो आंधी की शुरुआत में उठ सकता है। इसने बहुत सारी सूखी हुई धूल और तलछट को अपने साथ उड़ा दिया। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि वो अपने वाहन को रोककर नीचे झुकने में सक्षम रहा और उसके गुजरने का इंतजार करता रहा। Can't see anything here. It's getting completely blasted with mud. क्या हमें यकीन है कि ये एक गुस्तानडो ही है? क्योंकि मैं कसम खा सकता हूँ कि आदमी गलती से साइलेंट हिल के एक दृश्य में पहुंच गया था। 2016 भारतीय तट पर बिताने के लिए खासा मजेदार साल नहीं था। उस साल उत्तर हिंद महासागर से उठने वाले साइक्लोन का मौसम बहुत बुरा था, जिसमें 6 डिप्रेशन पैदा होने के परिणाम स्वरूप 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। साथ ही 3 साइक्लोनिक तूफानों ने समुद्र के तट को 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तबाह कर दिया। और फिर दिसंबर के महीने में इससे भी ज्यादा रफ्तार वाली हवाएं तट को उड़ा ले गईं, जिनकी रफ्तार 80 मील प्रति घंटे से ज्यादा थी। इस तूफान का नाम वर्दा रखा गया था और इसे कैटेगरी 2 साइक्लोन के रूप में क्लासिफाई किया गया था। दिसंबर की शुरुआत से लेकर मध्य दिसंबर तक इस साइक्लोन का प्रकोप जारी रहा, लेकिन जब ये भारतीय तटीय शहर चेन्नई में पहुंचा तो फिर ये चरम पर पहुंच गया। हवाएं 87 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थीं और कुछ गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए काफी मजबूत हो गईं। वाह भाई, इस तूफान ने ना सिर्फ उस टेनिस कोर्ट की बाड़ को जड़ से उड़ा दिया, बल्कि इसकी तेज हवाओं ने उन दोनों कारों को भी उसमें घसीट लिया। इस तरह की भारी घटनाओं का मतलब है कि साल 2016 के साइक्लोन मौसम ने रुला देने वाली $5.6 बिलियन रकम का नुकसान किया, और वो कैटेगरी 2 का साइक्लोन था। अभी 3 तरह के और साइक्लोन हैं जिनका स्तर इससे भी ऊपर है।
आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि तूफान आखिर कितना भयानक है? कुछ लोग हवा की गति को देखते हैं, जबकि कुछ लोग वर्षा की मात्रा को देखते हैं। लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जो असल में दिखाती है कि चीज़ें कितनी बदतर हो गई हैं, और वो ये है कि जब आप देखते हैं कि ट्रपोलिन उड़ने लगते हैं। जरा उसे उड़ते हुए देखो। ये फुटेज फीनिक्स एरिजोना से आया था, जो जनवरी 2021 का हादसा है, जिसमें आने वाले तूफान से होने वाले विस्फोट को डॉक्यूमेंट किया गया था, जिससे चलने वाली विनाशकारी हवाओं की गति लगभग 70 मील प्रति घंटे की थी। यह गति उतनी ज्यादा थी कि यह आराम से इस ट्रम्पोलियन को किसी भी बगीचे से उठाकर एक बड़े से पाल की तरह उड़ा सकती है। हालांकि ऐसी संभावना है कि हवाएं थमने के बाद मालिक ने इसे किसी तरह से वापस खोज लिया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके लिए भी ऐसा कुछ कहा जा सकता है। ओ भाई, अब तो ये काफी अशुभ है। लुइसियाना शहर में ये तूफान जून 2023 में आया, और ये ना सिर्फ इतना तेज था कि इसने उस बड़े ट्रम्पोलियन को इतनी ऊंचाई तक उड़ा दिया, बल्कि इसे एक बिजली लाइन में भी फंसा दिया। भाई, अब मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दे सकता। अगर आपको बिजली लाइन से कुछ लटकता हुआ या झूलता हुआ दिखाई दे, या उसके नीचे या उसके आसपास से गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि इन केबलों को भारी चीजों को पकड़ने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, और कहा नहीं जा सकता कि वो कब टूट जाए और आपके ऊपर ऐसी बिजली की तार गिरे जो हजारों वोल्ट का पावर आपकी ओर भेज दे। खैर, इस तरह की किसी भी चीज को सड़क पर लटकते हुए देखना जितना डरावना है, अपने घर के पीछे बगीचे से एक को उड़ते हुए देखना ये और ज्यादा डेंजरस है। अरे रुको रुको रुको, वापस देखो। क्या आपने वो देखा? आइए इसके ऊपर दूसरे कोण से एक नजर डालते हैं। हवा का वो भंवर जो किसी उठते हुए विशाल बवंडर की तरह लग रहा है। ये वो पल है जब हवा का एक नैरो, हिंसक रूप से घूमने वाले हवा का कॉलम तूफान से जमीन तक फैलाता है और तकनीकी रूप से एक बवंडर बन जाता है। यार, ये कैरोलिना परिवार बहुत भाग्यशाली रहा। जी हाँ, भाग्यशाली, क्योंकि बवंडर इतना तेज था कि इसने आराम से उस फर्नीचर, बाड़ और ट्रेम्पोलियन को नष्ट कर दिया। भाई, अगर ये उनके घर के कुछ फीट करीब आ जाता ना, तो ये और ज़्यादा बुरा साबित हो सकता था। जैसा कि आपने शायद महसूस किया होगा कि मौसम की एक घटना है जो मुझे दूसरी सभी घटनाओं से ज़्यादा डराती है, और वो है बवंडर। भाई, हवा से बने हुए 1 मील ऊंचे घूमने वाले कॉलम के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो पूरे के पूरे कस्बों को उड़ा सकती है और शहरों को निगल भी सकती है, जिसको देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि भगवान, ये है क्या। लेकिन एक लंबे बवंडर से भी ज़्यादा डरावनी चीज़ एक चौड़ा बवंडर है, जैसे ये वाला बवंडर जिसका आगमन उत्तर पश्चिमी टेक्सास में मई 2022 में आया था। होली मदर, ये वाकई में डरावना है। छोटे बवंडर जो होते हैं वो अक्सर आश्चर्यजनक तेजी के साथ एक सेंट्रल बिंदु के आसपास घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन बड़े बवंडर इनके विपरीत बहुत धीमे गति से घूमते नजर आते हैं, लेकिन वो भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं। उपनाम विच टोर्नेडो के साथ स्टॉर्म चेसर द्वारा भेजे गए इस क्लिप का तूफान जमीन और बादल के बीच की दूरी से भी ज्यादा चौड़े दिखाई देना कमाल का है। हालांकि सिर्फ बवंडर की चौड़ाई ही बवंडर की शक्ति का कोई संकेत नहीं देती, क्योंकि इस दुनिया में कुछ वेज बवंडर भी ऐसे उठे हैं जिनकी हवाओं की रफ्तार 188 मील प्रति घंटे से ज़्यादा मापी गई, जिससे वे अपना नाम टॉप एनहांस्ड फुजिता या EF5 बवंडर की कैटेगरी में दर्ज करते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक और है जिसे अलग अलग रूप से देखा जा सकता है और रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि इसकी रफ्तार 70 मील प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं थी। सत्तर मील प्रति घंटे पर ये EF0 के रूप में रैंक किया गया। शायद इसलिए इन सभी ड्राइवरों को इतना करीब आने में दिक्कत नहीं होती। हालांकि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं दूसरी दिशा में गाड़ी चला रहा होता भाई। हालांकि क्या आप जानते हैं कि टॉर्नेडो द्वारा जमीन में गड्ढा बनते हुए देखने से ज्यादा परेशान करने वाली क्या बात है?
हवा के हल्के झोंके से एक बनते हुए देखना, ना बारिश ना गड़गड़ाहट, बिल्कुल नहीं। और फिर अगले ही पल में बूम। जी हाँ, अभी आप इंडियाना में हैं, जहां मई 2023 में इस चीज को देखा गया था। अब मौत के घूमते कॉलम की तरह दिखने के बावजूद, क्षमा करें दोस्तों, मेरा मतलब हवा से है, तो असल में ये बवंडर है ही नहीं। सर के ऊपर मंडराता हुआ ये खतरा एक लैंड स्पाउट है, और दोनों के बीच अंतर जानना बड़ा जरूरी है। बवंडर तब पैदा होते हैं जब हवा रुख बदलती है, जिसका मतलब है कि हवा की गति और दिशा में तेजी से बदलाव आता है, जो गीली, गर्म हवा और ठंडी हवा को इंटरेक्ट करने और घूमने के लिए मजबूर करती है। फिर ये हवाएं इस अपड्राफ्ट को ऊपर घूमते हुए तूफानी बादलों की तरफ ले जा सकती हैं, जिसे सुपर रसल के रूप में जाना जाता है। एक ट्यूब की तरह इसे मेसोसाइक्लोन के रूप में जाना जाता है। आखिर में ये मेसोसाइक्लोन जमीन पर घूमती हुई हवाओं से जुड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप बवंडर पैदा हो जाता है। क्योंकि गर्म और ठंडी हवा का संतुलन ऊपर की अनइंटरस्टेट स्टॉर्म सिस्टम में फेड हो जाता है, इसलिए हवा की ये घूमने वाली ट्यूब्स बहुत जल्दी बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं। दूसरी ओर लैंड स्पाउट्स की बात करें तो ये सिर्फ ग्राउंड लेवल पर पैदा होते हैं। ये अक्सर आने वाले तूफान से उठते हैं, क्योंकि इन हवाओं को ठंडे डाउन ड्राफ्ट द्वारा फेड नहीं किया जाता, इसलिए घूमने वाला अपड्राफ्ट बहुत ही कमजोर होता है। इसलिए भले ही वे बड़े अंधेरे और मलबे से भरे हुए हों, जैसे कि ये तूफान जिसका आगमन सेंट्रल अल्बर्टा में जून 2023 में हुआ, वे एक आम बवंडर जितने मजबूत नहीं थे। हालांकि सड़क पर चलने के दौरान अगर ये आपके पीछे आ गया तो डरावना तो बहुत होता है। अब हालांकि बवंडर की फनल को देखना काफी डरावना साबित हो सकता है, लेकिन उस तरह की हवाओं को एकदम से मेसोसाइक्लोन के रूप में अपने चारों ओर देखना और ज्यादा डरावना हो सकता है, और खास करके तब जब ये तूफान अपने साथ सारा मलबा लेकर चलता है। तो दोस्तों, इस फुटेज को टोलेडो, ओहियो में जून 2023 में कैप्चर किया गया था, और ये वीडियो उस इलाके में बवंडर आने के कुछ क्षण पहले का है। आपको बता दूं कि ये सिर्फ कोई बवंडर नहीं, ये EF2 है, जिसकी डरा देने वाली हवाएं 130 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती हैं, जो छतों को उड़ा भी सकती हैं। हालांकि अगर आप असल में छत को ऊपर उठाने के बारे में बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपनी नज़र डेटोना बीच, फ्लोरिडा पर डालनी होगी और सितंबर 2022 में वापस जाना होगा, जब तूफान इयान ने यहां आकर लैंडफॉल किया था, क्योंकि इस तूफान की हवाओं की रफ्तार 150 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। वहीं जोएल फ्रैंको, उसके दोस्तों ने सोचा कि इसके अंदर इधर उधर भागना मजेदार होगा। ये टोलेडो द्वारा अनुभव किए गए अनुभव से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा करने के लिए यह अभी भी काफी खतरनाक था भाई। इसने उस मोटल की पूरी छत को तोड़ दिया है, और इस नज़ारे में डरा देने वाली बात यह है कि उस दिन हवा के झोंके सिर्फ 70 मील प्रति घंटे तक पहुंचे थे, जो उसकी चरम शक्ति से आधी से भी कम है। हालांकि अगर मैंने इसे अपने सामने घटित होते हुए रिकॉर्ड कर लिया होता, मैं तो अपनी बालकनी पर बाहर रहने के बारे में 2 बार सोचता। हालांकि सभी अलग अलग आकारों और शेप्स के बाउंडर पैदा हो सकते हैं। मूल लंबी पतली फनल मेरे लिए अब तक सबसे डरावनी रही है, खास करके तब जब ये तूफान आपके ठीक सामने से गुजर रहा हो और आप उसकी तरफ गाड़ी चला रहे हो। हाँ, ये बात है अक्टूबर 2021 की। मेरी फान अपनी गाड़ी में बैठकर इंटरस्टेट 10 की तरफ जा रही थी, जो ऑरेंज टेक्सास में है। तभी उसने हवा के साथ कुछ मलबे को उड़ते हुए देखा। शुरू में उसे लगा कि ये आग है, लेकिन तभी ये काला खंभा उसके पास से गुजर गया और इसके रास्ते में आने वाले कुछ ट्रांसफार्मर को जला दिया।
भाई ये हवा इतनी तेज थी कि उसने बिना ड्राइवर वाली एक गाड़ी को उठाकर रास्ते के बीच में फेंक दिया। इस तरह के नज़ारे को देखने के बाद मैं सिर्फ ये अनुमान लगा सकता हूँ कि वहाँ बाईं तरफ का ट्रक ड्राइवर जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और बस आगे बढ़ता जा रहा है, उसके पास कुछ कहूना है। जी हाँ, एक पूरे टाइटेनियम से बना हुआ। तो दोस्तों, किस तूफान की फुटेज ने आपको सबसे ज्यादा डरा दिया, और क्या आप भी टर्बुलेंट मौसम के बारे में सीखना पसंद करते हैं? और जब आप इसका अनुभव करते हैं तो आप शांत हो जाते हैं क्या? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।